ज्योग्राफी में हम लोग मैपिंग की क्लास कर रहे हैं, पर यूपीएससी में सीधे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैपिंग पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी करंट से कोरिलेट करके ही प्रश्न पूछेगा। पर करंट को अच्छे से कोरिलेट तब कर सकते हो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी हो। जैसे मैंने ज्योग्राफी में मैपिंग स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, मैप देखते कैसे हैं। फिर सभी महाद्वीपों की मैंने चर्चा की, सभी महासागरों की मैंने चर्चा की कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। बिल्कुल एबीसीडी से शुरू किया मैंने क्लास। फिर थोड़ा एडवांस ले गए, जितने महाद्वीप थे उसमें से एक महाद्वीप मैंने उठाया जिसका नाम अफ्रीका था। पर इसमें कई बच्चे नए भी हैं, पहली बार यूपीएससी करने आए हैं, जीवन में पता ही नहीं है मैप क्या होता है, तो उनके लिए मैंने अफ्रीका महाद्वीप समझाया। महाद्वीप में देश होते हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, वो मैंने पिछले सभी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया। कुल मिला के आज मैं ये कह सकता हूं कि लगभग मैपिंग से जो बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो हमारे बन चुके हैं। तो क्या सर मैप में अगर हम बेस करके चले जाएं तो यूपीएससी के एग्जाम में बैठे और क्वेश्चन बना लेंगे क्या? शायद नहीं, क्योंकि यूपीएससी बेस से क्वेश्चन सीधे नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा कंटेम्पररी यानी समकालिक मुद्दों को जरूर कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करना होता है? ज्योग्राफी में नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दुनिया में यदि कोई भी स्थान, चाहे वो भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, किसी भी अन्य कारण से अगर चर्चा में है, किसी भी अन्य कारण से अगर चर्चा में है, तो आप ये मानो कि वो यूपीएससी से प्रश्न बन सकता है। पर वो प्रश्न किस डायमेंशन बनेगा वो हमें समझने की जरूरत है। जैसे आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सुएज नहर के बारे में, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका संबंध सिनाई प्रायद्वीप से है। अब अफ्रीका महाद्वीप पढ़े होगे तो सिनाई प्रायद्वीप तो सुन लिया होगा मुझसे। अब सिनाई प्रायद्वीप क्यों चर्चा में है? क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी हिस्सा, वहां पर एक जगह है गाजा पट्टी, और गाजा पट्टी अभी युद्ध हो रहा है हमास और इजराइल के बीच में, उसकी वजह से चर्चा में है। तो इस प्रकार से सुएज कैनाल पर प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे ही अब हम अफ्रीका महाद्वीप में जो मेन पॉइंट हैं जिनसे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, उसी एक पॉइंट को उठाऊंगा और उस पर पूरा वीडियो बनाकर करंट के साथ पूरा उसका डायमेंशन खोल के बताऊंगा आपको। तो आज की हमारी क्लास में है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल क्यों पढ़ना है उसका पहले महत्व समझ लो, फिर सुएज कैनाल की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। आप ये देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। इस महाद्वीप की विशेषता यह है कि यह सभी गोलार्धों में मिलता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इस महाद्वीप की एक विशेषता और है कि इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, कर्क रेखा यानी कैंसर, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों तो गुजरती ही गुजरती हैं। साथ ही साथ जीएमटी ग्रीनविच टाइम लाइन भी यहां से गुजरती है, यानी प्राइम मेरिडियन लाइन भी यहां से गुजरती है, यानी जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वो है गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, जो अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड है, अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में है। तो यहां से इतने सारे आपने प्रश्न निकाल लिए होंगे, पर क्या इससे यूपीएससी क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये स्टेट पीएससी या वनडे एग्जाम के लिए फैक्ट हैं। यूपीएससी ऐसे फैक्टों से पास नहीं हो सकता, उसके लिए इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है। अब इंटरलिंक कैसे करेंगे वो समझना, आप समझना चीजों को कि सोचो, यहां यूरोप में ये यूनाइटेड किंगडम है, यहां से कोई एक पानी का जहाज है जो भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, और यहां पर है भारत का बंदरगाह जिसका नाम है बंबई पोर्ट या मुंबई पोर्ट। अब ये यूके का जो शिप कंटेनर है, इसे क्या करना पड़ता है, ऐसे अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाएगा और यहां अफ्रीका के दक्षिणी भाग से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश करेगा, वो इस प्रकार से यह पहुंचेगा मुंबई। अगर ये चाहे तो यहां मोजाम्बिक चैनल से होते हुए भी निकल सकता है। यहां पर एक जगह है केप टाउन,
जिससे लंबी दूरी तय करके आए पानी के जहाज यहां आराम करते हैं, इसीलिए इसे कोलोपोर्ट भी कहा जाता है। अब जब इतनी लंबी दूरी तय करेंगे तो डीजल जलेगा, ईंधन जलेगा, और यह लंबी दूरी तय करने का रास्ता है लगभग 7,000 किलोमीटर। तो इसमें दो समस्या है, एक तो समय लग सकता है बहुत ज्यादा, दूसरा ईंधन जलेगा। समय अगर ज्यादा है और इसमें कोई ऐसी वस्तु है जो खराब हो सकती है, जैसे मान लो दूध है, सब्जी है, तो फिर वो वैल्यू खराब हो गई। या मान लो कि उसमें कोई इमरजेंसी आइटम है, भारत में कोरोना लग गया और जो मास्क हैं वो यूके से आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, या कोई वैक्सीन है जो यूके से आ रही है पर अर्जेंट में आनी थी और बहुत बड़ी क्वांटिटी में आनी है, वाई एयर भी नहीं आ सकती, तो समय तो लगेगा 7,000 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो समय की भरपाई तो बहुत मुश्किल से हो सकती है, क्योंकि कांट कहता है समय की सत्ता होती है। तो इस कंडीशन में कोई शॉर्ट रूट भी हमको देखने की जरूरत है, एक तो ये, दूसरा ईंधन बहुत लग जाएगा। ईंधन जितना ज्यादा लगेगा तो इस कंटेनर में जो भी वस्तु होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो जिस देश में आकर बिकेगी वहां पर महंगाई हो जाएगी। तो लंबा दूरी तय करने के दो कॉन्सेप्ट याद रखना, एक तो समय ज्यादा लगेगा और दूसरा ईंधन ज्यादा लगेगा। अब इसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए। तो विकल्प ऐसा है कि ये वाला जो हिस्सा है यूरोप का, यहाँ पर एक देश है स्पेन, और यहाँ पे अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। इन दोनों के बीच से एक रास्ता जाता है भूमध्य सागर के लिए जल संधि की सहायता से, और उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। तो एक रास्ता ये है कि यूके से पानी का जहाज चले और जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए वह भूमध्य सागर में जाकर प्रवेश करे। अब चूंकि भूमध्य सागर में पानी के रास्ते से प्रवेश करने का एक ही मार्ग है, इसीलिए जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब जब यह पानी का जहाज यूके से होता हुआ भूमध्य सागर पहुंचेगा तो यहां पर इसको एक जमीन के टुकड़े का सामना करना पड़ेगा, जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब कहानी को यहां तक समझिएगा कि जो पानी का जहाज है यूनाइटेड किंगडम का, वो यहां तक आ चुका है। अब ये पानी का जहाज यहां आके रुकना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये है भूमध्य सागर, जो काले रंग में दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो एरिया है ये है लाल सागर। मैंने आपको अफ्रीका के मैपिंग में समझाया था। तो अगर ये पानी का जहाज भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर में आ जाए तो यहाँ लाल सागर से यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां पर एक जल संधि है जिसको कहते हैं बाव अल मंदेव। इस जल संधि को ऐसे पार करते हुए हिंद महासागर में वो प्रवेश करेगा और फिर वह इंडिया में जाकर आसानी से पहुंच सकता है। तो बहुत लंबा रास्ता बचाया जा सकता है। पर प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि इस भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये जमीन का टुकड़ा फंस रहा है। ये देखिए इतना जमीन का टुकड़ा फंस रहा है ये वाला, और इसी जमीन के टुकड़े को कहा जाता है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप अगर आप देखो तो एक प्रकार से जल डमरू का काम कर रहा है, यानी मैं कहूं तो यह इस्थमस है, स्ट्रेट नहीं है, यह इस्थमस है। दूसरा, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो यह एशिया का पार्ट है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से सिनाई प्रायद्वीप को देखा जाए तो यह अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश का पार्ट है। सिनाई प्रायद्वीप प्राकृतिक रूप से किसी और का है और राजनीतिक रूप से किसी और का है। अब इस सिनाई प्रायद्वीप को काट के यहां पर अगर कुछ नहर बना दी जाए तो भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ जाएंगे, और अगर भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ गए तो फिर इतना लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। तो फिर बहुत ही आसानी से आप जिब्राल्टर की जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर पहुंचेंगे, और वहां से सिनाई प्रायद्वीप में जो नई नहर बनाई जाएगी या बनाई गई है उसी को कहते हैं सुएज नहर। सिनाई प्रायद्वीप को काटकर जो नहर बनाई गई है वो है सुएज नहर, जिसका प्रमुख काम बताओ क्या है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ना। अगर प्रश्न पूछे वनडे एग्जाम में कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर।
पर यूपीएससी इतने निम्न स्तर के प्रश्न कभी नहीं पूछेगी। यूपीएससी क्या पूछेगी वो भी आगे आएगा, पहले भूमिका समझने की जरूरत थी जो मैंने आपको समझाई। तो कुल मिला के इस सिनाई प्रायद्वीप को काटकर यहाँ पर एक नहर बनाई जाएगी। अब कहानी को और समझिए, ये बोलो कौन है, तो आपने कहा कि सर ये है वो जहाज जो ब्रिटेन से आया और यहां से आएगा, ये बनाई जा रही है वो नहर, यहां पे यूं दिख रही है, यहां पर बनाई जाएगी इस वाले एरिया में ये। तो यहां पे वो नहर बनाई गई और इस नहर से कनेक्ट किया गया भूमध्य सागर को लाल सागर से। और ये वाला जो हिस्सा में दिख रहा है ये है सिनाई प्रायद्वीप। अब इसमें यूपीएससी एक प्रश्न पूछेगी, वो समझना। अगर आप इस लाल सागर को देखोगे तो यहाँ पे लाल सागर थोड़ा सा भरा हुआ है, खाड़ी बना रहा है, इसको कहते हैं अक्काबा की खाड़ी। और ये जो अक्काबा की खाड़ी है ये जॉर्डन से संबंधित है, यानी जॉर्डन की है ये। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जॉर्डन जो देश है एशिया का, वो लाल सागर को टच करता है, क्योंकि लाल सागर का जो पानी है वो अक्काबा की खाड़ी में भरा हुआ है और अक्काबा जो है वो जॉर्डन से संबंधित है। और सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में जो खाड़ी बनी हुई है इसको कहते हैं सुएज की खाड़ी। तो सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में कौन सी खाड़ी है? अक्काबा की खाड़ी। पश्चिम में कौन सी खाड़ी है? सुएज की खाड़ी। अक्काबा की खाड़ी में पूरी तरह से किसका पानी भरा हुआ है? लाल सागर का। लेकिन सुएज की खाड़ी में लाल सागर का भी पानी होगा और ऊपर से भूमध्य सागर का भी पानी होगा, क्योंकि भूमध्य सागर का जो पानी है वो सुएज नहर से होते हुए सुएज खाड़ी की में आ रहा है। अब जो नहर है वो कैसी दिख रही होगी? कुछ इस प्रकार से। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये है वो पानी का जहाज जो आया था यूनाइटेड किंगडम से। अब वो इस नहर के सहायता से एंट्री करेगा इसमें, और यहां पर ये लाल सागर आपको दिख ही रहा है। पर पॉइंट समझना, ये जो नहर अपने लोगों ने बनाई है इसका नाम है सुएज नहर। आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अभी भी यूपीएससी में ये जो मैंने पढ़ाया कुछ नहीं पूछेगा। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये मान लो कि इस हिस्से से सुएज नहर की एंट्री हो रही है, तो इस हिस्से से सुएज नहर एग्जिट करेगा। तो जो ऊपर वाला सुएज नहर आपको एंट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला रंग दिख रहा है साहब हमें, इसको कहते हैं पोर्ट सईद। यानी अगर कोई पानी का जहाज भूमध्य सागर से सुएज नहर में एंटर करना चाहेगा तो यहाँ पे टिकट कटाना पड़ेगा ना, क्योंकि सुएज नहर में एक बार में पास करने पर $70,000 लगते हैं। और ये $70,000 वसूलता कौन है? मिस्र। 1956 में मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो $70,000 जब दोगे तो टिकट लेना पड़ेगा, गांव की भाषा में से समझो। तो जब कहीं एंट्री करते हो, किसी पार्किंग में जाओ, किसी मेले में जाओ, तो जब कहीं एंट्री करोगे तो एंट्री करने पर टिकट चेक होगा ना, या टिकट लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो टिकट लोगे वो किस पोर्ट पर लोगे? पोर्ट सईद पर। फिर हम आते हैं तो इसमें और भी कई सारी लेक हैं, लेक तिम्सा, ग्रेट विटर लेक, लिटिल विटर लेक। तो कई सारी झीलों का संगम है इसमें, सुएज कैनाल में कई सारी झीलों का संगम है। तिम्सा है, ग्रेट विटर है, लिटिल विटर झीलें हैं। तो झीलों का संगम है। जहां जहां झीलें हैं वहां वहां यह नहर चौड़ी है, और जहां जहां झीलें नहीं है वहां वहां यह नहर सकरी है। हालांकि निरंतर अब इस नहर की चौड़ाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है, गहराई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। खासकर जब से एवर गिवन नाम का बड़ा सा पानी का जहाज फंस गया था, तब से और इस पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आगे इस पर बात करूंगा। तो यह जहाज जब पानी का ऐसे होते हुए, कई सारी झीलों से होते हुए, और जब वो लाल सागर में प्रवेश करने वाला होता है, तब यहाँ पर टिकट चेक होगा। तो एक और बंदरगाह बनाया जाएगा, तो इसका नाम है पोर्ट सुएज बंदरगाह। और अच्छा, बीच बीच में और भी कई स्टॉप पोर्ट हैं, हार्बर हैं जो बनाए जा रहे हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद जो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, सुएज नहर के दक्षिण में पोर्ट सुएज जो लाल सागर से जुड़ा हुआ है, और सुएज नहर में लेक तिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर जैसी कई सारी झीलें भी बनी हुई हैं। जहां जहां झीलें हैं वहां वहां सुएज नहर चौड़ा हो गया है। अब सुएज नहर को लेके क्या प्रश्न है जो फैक्ट बन सकते हैं? मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए खुद ही।
ये बात सही है कि इसका जो काम है वो 1859 में शुरू हो गया था और इसके लिए फर्डिनेंड डी लेसेप्स इसके लिए फर्डिनेंड डी लेसेप्स नाम के एक फ्रांसीसी इंजीनियर हैं। फर्डिनेंड डी लेसेप्स नाम के फ्रांसीसी इंजीनियर थे। उन्होंने इसके निर्माण कार्य का काम शुरू कराया और यह 10 साल के बाद यानी 1869 में लगभग तैयार हो गई थी ओपन होने के लिए। याद रखना 1869 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। उसी साल हैप्पी बर्थडे मना गया, ओपनिंग कर दी गई किसकी, सुएज नहर की। जब यह नहर बनाई गई तो इसमें प्रमुख रूप से ब्रिटिश का और फ्रांस वालों का बहुत योगदान था, पर जमीन किसकी थी, मिस्र की थी। पर उस समय तो ब्रिटिश और फ्रांस का दबदबा पूरी दुनिया में था, तो ज्यादा कोई कुछ कह नहीं सका। समय बीतता चला गया, जैसे जैसे समय बीता ब्रिटिश कमजोर हुआ, दूसरे देश मजबूत हुए, उसमें मिस्र भी मजबूत हुआ। तो 1956 में मिस्र ने इस नहर को बंद कर दिया और यह नहर तब तक बंद रही जब तक मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण नहीं कर लिया। यानी यह नहर 1956 के आसपास एक बार बंद हुई और जब जब यह नहर बंद होगी तब तक बिलियन डॉलरों का नुकसान होगा, क्योंकि अधिकांश जो ट्रेड है वो इसी नहर से होता है। लोग अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर नहीं आना चाहते हैं। दूसरी बार यह नहर बंद हुई कब, 1967 में, जब इजराइल और अरब का युद्ध हुआ था। और तीसरी बार तब बंद हुई जब ये बड़ा सा पानी का जहाज जिसका नाम है एवर गिवन, ये जो बड़ा सा पानी का जहाज आप देख रहे हो, ये वाला पानी का जहाज आकर रुक गया था, तब यह नहर बंद हुई। अच्छा, जब ये पानी का जहाज आके इसमें फंस गया, अब इसके ऊपर लिखा है एवर ग्रीन और इसकी कंपनी के ऊपर लिखा है एवर गिवन। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या है, तो जो कंपनी में लिखा है वेबसाइट पे वही माना जाएगा, एवर गिवन। हालांकि घटना पुरानी हो गई है, लेकिन ये फंसा कितने मजेदार तरीके से, बस इतनी चौड़ी ही तो है ये पूरी नहर, मतलब कि अगर ये जहाज पूरी तरह से घूम जाए तो घूम भी नहीं पा रहा है बेचारा। ये है तुम्हारी जो सुएज नहर आप देख रहे हो। अब ये जहाज फंसा है, कई सारे पानी के जहाज ने आकर कोशिश की, पर ये तो आके जम गया, क्योंकि इसका जो बॉटम था वो जमीन पे आके लग गया था। अब इंतजार किसका किया जा रहा था कि जो ज्वार भाटा आते हैं उसका इंतजार करना पड़ रहा था। तो ज्योग्राफी में ज्वार भाटे का कॉन्सेप्ट ऐसे सुएज कैनाल से समझ सकते हैं। देखिए, जो समुद्र में लहरें आती हैं और जो ज्वार आता है उनमें अंतर होता है। ज्वार धीरे धीरे पानी का ऊपर उठना और धीरे धीरे पानी का नीचे जाना। जैसे तुम्हारे घर में जो पानी की टंकी है, उसमें जब आप मोटर चालू करके पानी भरता है, तो जब पानी मोटर से गिर रहा होगा टंकी में, तो टंकी का पानी हिलता तो है, लेकिन धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ रहा होगा। तो जो पानी हिल रहा है, वही हिलने वाली तरंगों को हम लहर कहते हैं समुद्र में। तो अगर तुम समुद्र में देखते हो कि लहर आती है, लहर जाती है, वो ज्वार भाटा नहीं है। धीरे धीरे जो पानी का स्तर उठता जा रहा है वो है ज्वार, और अगर पानी का स्तर नीचे जा रहा है तो वो है भाटा। अब चूंकि ये जहाज फंस चुका है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण ये था कि उसका बॉटम नीचे जमीन में लड़ गया था। अब बॉटम उठाने के लिए पानी चाहिए, और पानी के लिए थोड़ा सा पानी का स्तर ऊपर आना चाहिए। तो एक पहलू यह भी है कि जब भाटा था तब यह जहाज फंस गया था, तो ज्वार आने का इंतजार किया गया। और आपको मालूम है 2 ज्वार 2 भाटा आ सकते हैं। तो जैसे ही ज्वार आया तो पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठा, और भी कई सारी मशक्कत की गई, खुदाई की गई, बहुत सारा चीजें किया गया, पर उसमें एक फैक्टर था ज्वार भाटा का, जो आपको ये समझना चाहिए कि ज्वार भाटा का अगर कोई महत्व पूछे कि आप उसका आज के वर्तमान संदर्भ में महत्व बताओ, तो बोल देना जब सुएज कैनाल में इस प्रकार से जहाज फंस जाए तो भाटा कहीं ना कहीं या ज्वार कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। तो भाटा की वजह से फंस गए और ज्वार की वजह से उभर गए, पर ये एक आंशिक तथ्य है। फंसने की वजह और कुछ है, उभरने की वजह और कुछ है। पर अगर ज्वार भाटा से इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो इस प्रकार से कनेक्ट होगा। ये इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आपसे पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ मेरी बात को समझ पा रहे होगे। तो इस प्रकार से यह फंसा है, तो ये 3 बार अभी तक बंद हुई है, और जब जब यह बंद होगी तब तक ये काफी ज्यादा इसमें नुकसान होना पड़ेगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे ये बताइए कि इस नहर की लंबाई कितनी है, नेट पे सर्च करो, और इस नहर की चौड़ाई कितनी है, और इस नहर की गहराई कितनी है। हालांकि इसके लिए एक अलग से डाटा अगर है इसमें, अगर चाहो तो मिल सकता है, नेट पे जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब ये लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इससे यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछेगा। तुम्हारी मानसिक तसल्ली के लिए मुझे मालूम इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे जहन में आ रहे हैं। डन हो गई बात, यहां तक समझ में आया? चल अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसका थोड़ा सा यूपीएससी का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो, चीजें क्या है। देखो अब पूरी कहानी को समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यहां से पुर्तगाल से, सपोज करना पुर्तगाल से ट्रेड करने के लिए एक पानी का जहाज है जो बड़ा सा कंटेनर है, वो ऐसे लंबा रास्ता तय करता है और अफ्रीका में आके थोड़ी देर रुकेगा। यहाँ पर केप टाउन है, यहाँ आराम करेंगे, फिर हम आगे जाते हैं। मोजाम्बिक चैनल से चाहे तो पास कर सकते हैं या फिर हम मेडागास्कर के इस वाले पार्ट से भी निकल सकते हैं। अधिकांश लोग मोजाम्बिक चैनल से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे सेशल्स, रियूनियन कई सारे हैं, तो और भी जो लोगों के सामान ट्रांसपोर्ट होने होते हैं तो यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं। और इस प्रकार से होते हुए हम कहाँ पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए। पर हमने कितनी दूरी तय की है, 7000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसका नुकसान क्या है वो समझ में आया। अब ये पॉइंट है कि अगर यहां से हम चाहते तो ये वाला रास्ता अपनाते, जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर, फिर यहाँ पर हम सुएज नहर से होते हुए लाल सागर और बाबल मंदिर की जल संधि को पार करके और हम मुंबई पहुंच सकते थे, जो रास्ता शॉर्ट है। पर इसके लिए हमें सुएज नहर से गुजरना होगा, इसीलिए सुएज नहर बनाई गई। अब इसका महत्व भी समझ में आ गया। समस्या पता क्या हो रही है, पूरी दुनिया भारत को घेरने में लगी हुई है। क्यों? भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर आप पूरी दुनिया को इस प्रकार से देखेंगे, देखिए शक्तियों का क्या है, स्थानांतरण होता है। शक्तियां एक पहलू से दूसरे पहलू की ओर जाती हैं। कोई भी चीज इस दुनिया में नियत नहीं है। जैसे आप बताओ पहले सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन से देश रहे होंगे, तो तुमने कहा सर ये वाला एरिया जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न यूरोप। अब इसमें पुर्तगाली पहले आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए, डच आए कि नहीं आए? और उसमें भी अगर मैं स्पेशलाइज करूं तो ये वाला एरिया जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, ये वाला यूनाइटेड किंगडम, ये सबसे पावरफुल एरिया था। यानी एक समय ऐसा था कि शक्ति का संकेंद्रण इस पश्चिमी यूरोप के पास था। फिर समय बदला, इस यूके के अधीन उत्तर अमेरिका का एक देश यूएसए हुआ करता था। यानी मैं कहूं पूरा उत्तर अमेरिका ही इसका गुलाम हुआ करता था। तो जो जिसका गुलाम था यूएसए, एक समय अंग्रेजों का गुलाम था। आज तुम्हें मालूम है कि आज यूनाइटेड किंगडम उतना शक्तिशाली नहीं रहा, या मैं कहूं शक्तिशाली ही नहीं रहा। अब शक्ति किसके पास आ गई है? अब आ गई है यूएसए के पास। तो अब मैं बोल सकता हूं कि पहले शक्तिशाली यूके था, अब कौन हो गया है? यूएसए हो गया है। फिर आप देखोगे यूएसए के बाद शक्ति का ट्रांसफर किसके पास हो रहा है? अब धीरे धीरे शक्ति किसके पास आ रही है? चीन के पास आ रही है। शक्ति किसके पास आ रही है? चीन के पास आ रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि अब चीन शक्तिशाली बनने वाला है। अब अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों? अमेरिका का दबदबा था डॉलर की वजह से। और जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, उससे डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट हो गई पूरी दुनिया में तो डॉलर खत्म हो जाएगा, तो अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका डिजिटल करेंसी का खुल के विरोध करेगा और जापान डिजिटल करेंसी का खुल के समर्थन करेगा, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में आगे है। तो जो टेक्नोलॉजी में आगेगा वो टेक्नोलॉजी का समर्थन करेगा ही करेगा। भारत भी इसी प्रकार से डिजिटल करेंसी का समर्थन कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि डॉलर की स्थिति की गड़बड़ की वजह से भारत की भी स्थिति गड़बड़ होती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इलीगल भी नहीं है। दोनों में अर्थ है। लीगल टेंडर का मतलब अगर तुम क्रिप्टो करेंसी किसी दुकान पे जाकर बोलोगे कि इसको स्वीकार करो, तो सामने वाला स्वीकार करने से मना कर सकता है। अगर किसी करेंसी को सामने वाला स्वीकार करने से मना कर दे और वो अपराध की श्रेणी में ना आए, तो समझ जाना कि वो वाली करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं रही। सपोज करो कि मैं 5 रुपए का नोट लेके पहुंचा किसी दुकानदार के पास और वो दुकानदार कह दे कि मैं 5 रुपए स्वीकार नहीं करूंगा, और उसके पीछे लिखा हुआ है मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो गवर्नर के साइन है। तब मैं उस दुकानदार पर जिसने 5 रुपए लेने से मना कर दिया है केस कर सकता हूं, क्योंकि वो 5 रुपए लीगल टेंडर है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो बिटकॉइन है वो लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि तुम किसी को जबरन दे नहीं सकते, सामने वाले की इच्छा है ले या ना ले। पर इलीगल भी नहीं है। इलीगल का मतलब अगर तुम बिटकॉइन अपने पास रख के घूमते हो इंडिया में जेब में, और कोई तुम्हारी तलाशी लेता है और बिटकॉइन निकलता है, अब जेब में तो नहीं घूम सकते हो, अकाउंट में रखोगे, डिजिटल करेंसी है, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बिटकॉइन रखना इलीगल नहीं है। जैसे गांजा रखना इलीगल है, कोकोन रखना इलीगल है, गुजरात में दारू रखना इलीगल है,
समझ पा रहे हो ना, ऐसे ही, पर लीगल टेंडर नहीं है। तो तीसरी शक्ति किसके पास ट्रांसफर हुई? चीन के पास। अब बताओ शक्ति कैसे जा रही है? ऐसे घूमती हुई जा रही है, ऐसे यहां पर आई, तो अगला नंबर किसका आना चाहिए? भारत का। तो अगली जो शक्तिशाली देश बनने वाला है वो कौन है? भारत। और भारत अगला देश बनेगा। अभी तो किसके पास शक्ति आ रही है? धीरे धीरे चीन, मतलब अभी चीन का दबदबा रहेगा 20-25 साल, फिर भारत का नंबर आएगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। कोई देश आगे कब बढ़ता है? उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए ऊर्जा, दूसरा होना चाहिए श्रम, और तीसरा होना चाहिए पहुंच। और भारत के पास ये तीनों हैं। पहले मैं बताता हूं पहुंच को लेकर। भारत देखो अगर ध्यान से आप, तो यह 3 ओर पानी से घिरा हुआ है। तो भारत चाहे तो इधर से कहीं भी पहुंच सकता है, और भारत चाहे तो इधर से भी कहीं भी पहुंच सकता है। तो भारत की जो एक्सिस है वो एक खुले हुए देश की तरह है, वो स्थलावृद्ध नहीं है। अब अमेरिका ज्यादा डेवलप क्यों हो गया? अमेरिका को अगर देखोगे, इधर से भी पूरी तरह से खुला हुआ है, इधर से भी पूरी तरह से खुला हुआ है। तो जो देश पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं वो जल्दी डेवलप कर जाते हैं। जो देश लैंडलॉक होते हैं वो देर में डेवलप कर पाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को ही ले लो, एक लैंडलॉक राज्य है और महाराष्ट्र एक खुला हुआ राज्य है। तो महाराष्ट्र के पास कम से कम एक जगह से एक्सेस तो है कि वो कहीं और ट्रेड कर सकता है। बंदरगाह बनाएगा तो दूसरे देशों के बंदरगाह आएंगे तो टैक्स देंगे या फीस देंगे, उससे उसकी कमाई होना शुरू हो जाएगी। भारत क्या है कि ऊपर से बंद है। अगर भारत का एक्सेस भी ऊपर से होता, और हालांकि ऊपर ऐसा कुछ है नहीं है पहाड़ी इलाकों के अलावा, तो भारत और जल्दी डेवलप हो जाता। पर भारत की समस्या ये है कि भारत जब पश्चिम की तरफ जाना चाहता है जमीन के रास्ते, तो ये हमारा पाकिस्तान जो पागल बेटा बैठा हुआ है उसको ये लगता है कि भारत को डेवलप नहीं होना चाहिए, चाहे हम खुद भीख मांग लें, और वो भीख मांग भी रहे हैं। तो यहां से ये पॉइंट समझना है कि पहली बात तो हमारे पास क्या है? पहुंच है। इसीलिए भारत विश्वगुरु बन सकता है। यहाँ विश्वगुरु का मतलब है, मैं हवाई बातों वाला विश्वगुरु नहीं बोल रहा हूं, मतलब भारत का जब जलवा होना, दबदबा होना। जैसे जब हम कहीं जाते हैं, अगर किसी दूसरे देशों में, छोटे मोटे देशों में, और हम कहें हम भारत से आए हैं और लोग उसको पहचाने, तो समझ जाना भारत डेवलप हो गया। अब मैं तुमसे कहूं लेसोथो देश सुना है, तुम बोलोगे सर नहीं सुना है, तो इसका मतलब वो डेवलप नहीं है। हमने बचपन से ही अमेरिका का नाम सुना था, न्यूयॉर्क का नाम सुना था, क्योंकि वो डेवलप थे। जो विकसित होते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। दूसरा है भारत का पास ऊर्जा। अब भारत के पास ऊर्जा के संसाधन तो हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 16% जो ऊर्जा के सोर्स हैं भविष्य के, वो हिंद महासागर में मिलेंगे। और जितने भी महासागर हैं उसमें एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, वो है हिंद महासागर। तो इस हिंद महासागर पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व कौन दिखाएगा? भारत, क्योंकि भारत ही दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है जो हिंद महासागर पर सर्वाधिक पहुंच दिखा सकता है। तो इस हिसाब से भारत के पास ऊर्जा की बहुत पहुंच है। अब तो भारत में नए नए ऊर्जा के भंडार भी मिल रहे हैं, लिथियम वगैरह वगैरह के। तो भारत के पास संभावना है, पोटेंशियल है कि भारत ऊर्जा में आगे करे। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में। अब जो चीन है, हालांकि अभी ये शक्तिशाली है, चीन के पास क्या है? जो श्रम है ना, वो बूढ़ा होता जा रहा है, जबकि हमारा जो लेबर फोर्स है वो सबसे जवान है। यानी भारत की डिविडेंस जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो बहुत कम है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि भारत में युवा लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और युवा क्या होते हैं, कहीं भी लगा दो काम कर सकते हैं। तो भारत के पास पोटेंशियल है, तो भारत आगे बढ़ सकता है, बजाय बस राजनेता इन पोटेंशियलों को अच्छे से यूज कर पाए। भारत का कोई भी राजनेता हमारे युवाओं को भीड़ समझता है और वोट बैंक समझता है। जिस दिन भारत का राजनेता हमारे युवाओं को रिसोर्स समझना शुरू कर देगा, उस दिन हमारा देश आगे चला जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चीन क्या है? चीन को चाहिए ऊर्जा और चीन को चाहिए स्थान, क्योंकि चीन की जनसंख्या बढ़ रही थी, इसीलिए वो वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। हालांकि वन चाइल्ड पॉलिसी उनकी बैक बाउंस कर गई, अब वो वापस से ज्यादा बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वन चाइल्ड पॉलिसी बैक बाउंस करने का कारण है कि अब जबरन अगर जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे। इसीलिए चीन क्या कर रहा है? ऊर्जा की तलाश में और जमीन की तलाश में पूरी दुनिया पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जैसे 9 डैश लाइन, ये चीन की दादागिरी है
9 डैश लाइन ये कहता है कि जहां जहां ये लाइन है वहां वहां तक मेरा एरिया है, जबकि थॉलबैक लाइन ये नियम कहता है कि यदि आप जमीन से पानी में जाते हो तो 200 नॉटिकल मील तक ही आपको जमीन से पानी का प्रयोग करने का अधिकार है। पर चीन थॉलबैक लाइन का पूरी तरह से उल्लंघन करता है ना, जो सी लॉ है उसका पूरी तरह से उल्लंघन करता है चीन। और स्थान के लिए वो दुनिया भर में क्या कर रहा है, द्वीपों पे कब्जा करता हुआ घूम रहा है, और उसकी सबसे बड़ी नजर है भारत। इसीलिए वो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे भारत को घेरा जा सके। भारत उसकी आंखों में खटकता है, पर रुक जाओ कुछ समय, इनकी आंखें ही अपन फोड़ देंगे। छोटी छोटी आंखें हैं ना इन लोगों की। अब देखो समझना क्या है, ये है वो चाइना का प्लान जिससे चाइना पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाह रहा है। कैसे, ये लाइनें दिख रही है ऐसे, यहां से ये लाइन जा रही है, ये है पूरी स्ट्रेटजी जिससे वो रूट बना रहा है हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए। ये ऐसे सुएज नहर से होते हुए, ये दूसरा रूट वो ऐसे जमीन से, एक पानी के रास्ते से होते हुए एक जमीन से। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से इंडिया को घेरने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हमको भी कुछ करना चाहिए इंडिया के लिए। तो हमने क्या किया है, इसका एक विकल्प ढूंढा है। क्या कि अगर अभी हमारा ट्रेड हो रहा है किसके साथ, सुएज नहर के साथ। सोच कर देखो, अगर सुएज नहर से हमारा पंगा हो जाए, मिस्र से हो जाए या किसी और से हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमको कोई एक नया विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो हम ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। और ये है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो मुंबई से इस प्रकार से होते हुए यूरोप की तरफ जाएगा। अब ये कॉरिडोर क्या करेगा, यहाँ मुंबई से पहले पानी के जहाज से होते हुए हम पहुंचेंगे ईरान के पास। ईरान में एक जगह है बंदरगाह जिसका नाम है बंदर अब्बास बंदरगाह। हालांकि ईरान के पास एक चाबहार बंदरगाह भी है जहां हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम लोग पश्चिमी क्षेत्र में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम विकल्प ढूंढ पाए। अगर सुएज कैनाल पर, जो कि चाइना अपना प्रभुत्व दिखाना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसीलिए हम ईरान के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ईरान का जो बंदर अब्बास बंदरगाह है, यहाँ तक सामान पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से बाई रोड जाएंगे कहाँ तक, ये कैस्पियन सागर तक। फिर यहाँ ईरान का एक बंदरगाह मिलेगा, अस्तारा बंदरगाह। फिर वहां सामान ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसके, कैस्पियन सागर से। फिर पानी के जहाज से होते हुए कैस्पियन सागर में हम पहुंचेंगे यूरोप के बंदरगाह में, रूस के बंदरगाह पे, जिसे बोलते हैं अस्तगन बंदरगाह। और फिर वहां से होते हुए यह सामान मॉस्को पहुंच जाएगा और यूरोप में ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो जाएगा। इसके लिए हमें सुएज कैनाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि यह जो प्रोजेक्ट है यह 2002 से पेंडिंग डला हुआ है। इसमें सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। कैसे, ईरान इसलिए इंटरेस्टेड है कि वो चीन के प्रभाव से बचना चाह रहा है, पाकिस्तान के प्रभाव से बचना चाह रहा है। साथ ही ईरान इतना समझदार हो गया है कि अगर ये 2002 का प्रोजेक्ट जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कह रहे हैं सफल हो गया, तो वह ईस्ट में तो साथ ही साथ व्यापार करेगा ही करेगा। एशिया में वो ईस्ट यूरोप में भी जाकर ठीक ठाक व्यापार कर सकता है। इसीलिए ईरान इसके लिए पूरा पक्ष में है और उसे मालूम है कि जो वो ऑयल बेच रहा है या ईंधन बेच रहा है वो सभी लोग खरीदेंगे। फिर ऊपर आते हैं, रूस का इसमें क्या फायदा है, यूरोप का इसमें क्या, रशिया का क्या फायदा है। रशिया को बहुत फायदा है इसके लिए। पहली बात तो रशिया का एक्सेस हो जाएगा हिंद महासागर के लिए, इंडियन ओशियन के लिए बहुत अच्छे से इसमें एक्सेस कर सकता है। और दूसरा जो है, और रशिया का जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यह 2002 में जो ट्रेड आया था ये पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हो पाया। हालांकि जो ईरान का न्यूक्लियर डील था वो वेस्ट, ये जो कंट्री थी जो सेंसन लगा रहे थे, उसकी वजह से डिस्टर्ब तो हुआ था और अमेरिका ने उसमें सहमति भी जता दी थी, मतलब पश्चिमी देशों ने। फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और उन्होंने सेंक्शन को फिर से वापस ले लिया 2018 में। तो यह डील फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। अभी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। 2002 से लेकर अभी तक तो कोई काम नहीं हो पाया, प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा हुआ जिसपे इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो वो आगे तक जाएगा। इसीलिए आप इंडिया की देखोगे तो इंडिया ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाह रहा है, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाह रहा है और यूएसए के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाह रहा है। अब यूएसए और रूस में लड़ाई होती रहती है तो फिर इन दोनों के बीच में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर यूएसए नहीं मानेगा तो ईरान को सेंक्शन नहीं मिलेगा न्यूक्लियर डील के लिए, तो ये वाली बेल्ट चालू नहीं हो पाएगी। ये है यूपीएससी का लेवल जो हमको समझने की जरूरत है। अब प्रश्न पूछेगा कि बताओ बंदर अब्बास बंदरगाह किसका है, अस्तारा बंदरगाह किसका है, अस्तगन बंदरगाह किसका है, ग्वादर पोर्ट किसका है, चाबहार पोर्ट किसका है ना।
मैत्रा पोर्ट किसका है, जेद्दा पोर्ट किसका है। तो इस एरिया में जितने भी पोर्ट हैं हमें उस पर काम करने की जरूरत है और उसी से मिलते जुलते प्रश्न पूछना शुरू कर देगा वो। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो ये है हमारी सुएज कैनाल से संबंधित जो प्रमुख कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अच्छा, जो सिनाई प्रायद्वीप की अपन लोग बात कर रहे थे, मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि जैसे ये मान लो सिनाई प्रायद्वीप है अपना, तो इस सिनाई प्रायद्वीप को हम इस्थमस कह सकते हैं। यह क्या है, एक प्रकार का इस्थमस है। दूसरा, यह एक ब्लॉक माउंटेन कहूं या हॉर्स्ट माउंटेन की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसके तरफ दोनों तरफ, यहाँ पे जाएंगे तो अकावा की गल्फ है, यहाँ पे देखेंगे तो सुएज की गल्फ है, इसीलिए हॉर्स्ट माउंटेन जैसा है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कैथरीन है। हाईएस्ट पीक क्या है, कैथरीन। तो माउंट कैथरीन इसका हाईएस्ट पीक है। आप इसके बारे में इतना याद कर लेंगे तो बहुत है। यहाँ पर एक जगह है जिसे बोलते हैं गाजा पट्टी। जब एशिया का मैप पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन चीजों पर डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम अफ्रीका में आगे चलेंगे, बाबल मंदिर की जो डिस्प्यूट है उस पर बात करेंगे, वहाँ आसपास के जो आइलैंड हैं यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। और कोई सवाल जवाब हो तो बताइएगा। मिलते हैं फिर।